हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 14 जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा। ये सब क्या होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि व्यावसायिक सेवाएं क्या होती हैं जो बिजनेस को लंबे समय तक चलाने में अपना योगदान देती हैं। वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बीमा क्या होता है, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं और वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा बैंकिंग, ठीक है। और बीमा हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जीवन बीमा क्या होता है, अग्नि बीमा क्या होता है और सामुद्रिक बीमा क्या होता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम इस वीडियो में जीवन बीमा के बारे में। इसका अभिप्राय ऐसे बीमे से है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी एक निश्चित प्रीमियम प्राप्त करने के फलस्वरूप बीमाधारी को निश्चित अवधि के पूरे होने या पूर्व मृत्यु पर एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। तो इसमें दो लोग होते हैं, एक बीमाधारी व्यक्ति होता है और एक बीमित या बीमाकर्ता व्यक्ति। बीमाकर्ता मतलब वो कंपनी जो हमारा बीमा करती है, और बीमाधारी मतलब जो करवाता है अपने, जैसे हम लोग, जो जनता, आम जनता होती है जो अपना बीमा करवा रही है, वो बीमाधारी कहलाता है। और जो बीमा करती है कंपनी हमारा, वो बीमा करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को अपना बीमा करवाना होता है, जीवन बीमा करवाना होता है, वो उस कंपनी में जाता है और वो क्या बोलते हैं कि उस व्यक्ति को प्रीमियम के रूप में पैसे देने होते हैं। कि मतलब तय हो जाता है कि आपको 6 महीने में इतने पैसे देने हैं, या 7 महीने में, या फिर 1 साल में। वो देता रहता है और निश्चित समय के बाद जितने समय के लिए वो बीमा करवाता है या फिर पूरे जीवन के लिए करवाता है, तो उसको उतने पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। या तो समय पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, या फिर समय पूरे होने से पहले अगर वो मर जाता है तो उसके जो उत्तराधिकारी होगा, बेटा, भाई, जो भी होगा, उसको पैसा मिल जाता है, ठीक है। बीमाधारी वह व्यक्ति होता है जो बीमा करवाता है, जैसे कि हम लोग। और बीमाकर्ता वह व्यक्ति होता है जो बीमा करता है, यानी जो कंपनी होती है, जो मैनेजर वगैरह होते हैं जो बीमा करते हैं हमारा, ठीक है, वो बीमाकर्ता कहलाते हैं। और बीमाधारी जो करवाता है अपना बीमा, जैसे कि हम लोग अपना बीमा करवाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा क्या होता है बीमा, जीवन बीमा। और अब हम पढ़ते हैं कि जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व विद्यमान है, या जीवन बीमा के उद्देश्य। इसका मतलब क्या है, देखो कि जीवन बीमा में एक तो होता है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब जब हम कोई बीमा करवाते हैं, जीवन बीमा करवाओ या फिर कोई भी बीमा, किसी चीज़ का बीमा करवाते हैं हम, जैसे किसी ज़मीन का, घर का, या किसी गाड़ी का, किसी सामान का, तो सुरक्षा उसमें होती ही होती है। यानी हम सुरक्षा सोच कर ही बीमा करवाते हैं, ताकि उसकी सुरक्षा रहे। यानी भविष्य में अगर कुछ परेशानियाँ आ जाए, वो सामान जल जाए, आग लग जाए, या चोरी हो जाए, या फिर जीवन बीमा में अगर हम मर जाएँ, कुछ भी हो जाए, तो सुरक्षा निहित होती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने अपना जीवन बीमा क्यों करवाता है, ताकि उसके मरने के बाद उसकी जो परिवार जितने भी लोग हैं, वो सुरक्षित रह सकें, ताकि पैसा आ सके। और किसी सामान का बीमा क्यों करवाते हैं, ताकि अगर वो सामान ख़राब हो जाए, आग लग जाए या चोरी हो जाए, तो उसकी सुरक्षा हेतु हम बीमा करवाते हैं। तो सुरक्षा होती ही होती है। लेकिन विनियोग सिर्फ़ और सिर्फ जीवन बीमा में ही होता है। यानी सुरक्षा जीवन बीमा में भी होती है और बाकी बीमा में भी होती है, लेकिन विनियोग सिर्फ जीवन बीमा में होता है, बाकी बीमा जो होते हैं उनमें नहीं होता है। तो विनियोग का मतलब, सुरक्षा क्या होती है मैंने बता दिया। विनियोग मतलब होता है कि हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा अपना। जैसे जीवन बीमा करवाते हैं तो हम महीनों में, साल में पैसा देते रहते हैं किस्तों में, तो मतलब इन्वेस्ट करते हैं हम। तो हमारा उसमें कन्फर्म होता है कि पैसा हमें वापस मिलेगा ही मिलेगा। और जितना हम करवाते हैं, मान लो 50,000 का हमने करवाया था, और हम 1 साल में 4,000 रुपये देते हैं, ठीक है। तो हम जैसे मान लो 50,000 रुपये दे दिए, जब पूरा हो जाएगा समय, तो 50,000 से ज़्यादा ही मिलता है। तो इन्वेस्ट मतलब हमें उसका फ़ायदा होता ही होता है। लेकिन अगर हम किसी और चीज़ का बीमा करवाते हैं, किसी गाड़ी का, किसी और ज़मीन का, या किसी सामान का, जैसे कार वगैरह का, तो उसमें सिर्फ़ सुरक्षा होती है। यानी अगर उसको कोई नुकसान होगा तभी हमें पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलता है। जब तक उसको कोई नुकसान ना हो जाए, जब तक उससे कोई घटना घटित ना हो जाए, मतलब विनियोग नहीं होता है। यानी आपने जब पैसा इन्वेस्ट किया है, वो आपको वापस मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। जब तक कोई हानि ना हो जाए उस सामान को, जब तक कोई नुकसान ना हो जाए, तब तक आपको पैसा नहीं मिलता है। लेकिन सुरक्षा इसलिए होती है कि अगर कोई नुकसान हो जाता है, तो उससे आपको सुरक्षा मिलती है, क्योंकि पैसा मिल जाता है, आपको भरपाई मिल जाती है। विनियोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है आपको मिले ही मिले। जब तक उस सामान को नुकसान ना हो जाए, जब तक वो सामान ख़राब ना हो जाए, जब तक उसमें आग वगैरह ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, तब तक आपको पैसा नहीं मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग दोनों विद्यमान होते हैं, ठीक है। देखो, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपना जीवन बीमा कर
भविष्य को चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मतलब कि एक होता है ना कि व्यक्ति अपना जीवन बीमा करा लेता है तो चिंताओं से मुक्त, मतलब कि अगर वो जितने साल का करवा रहा है, वो इतने साल तक ज़िंदा रहता है तो उसको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसको बुढ़ापे में वो खा सकता है या फिर अपने परिवार में पैसा लगा सकता है। या फिर अगर वो मर जाता है तो उसको जो पीछे परिवार छूट जाएगा, उसको पैसे मिल जाएँगे ताकि वो चैन से जी सकते हैं, ठीक है? तो अपना कोई छोटा-मोटा काम भी शुरू कर सकते हैं। तो चिंताओं से मुक्त हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु से हुई हानि को कुछ हद तक जीवन बीमा से पूरा किया जाता है। देखो, उसके जो व्यक्ति मर जाता है तो उसको ज़िंदा तो किया नहीं जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति के मरने से जो भी नुकसान हुआ, यानी फैमिली में वो अकेला कमाने वाला था, तो उसकी मृत्यु से हानि हुई है ना कि उसकी फैमिली में कमाने वाला चला गया, तो उससे बीमा करवाने से जो पैसा आएगा उसकी फैमिली को फ़ायदे होता है, ना कुछ हद तक फ़ायदा हो जाता है फैमिली को, ठीक है? तो ये होती है सुरक्षा, इसे कहते हैं सुरक्षा, ठीक है? विनियोग मतलब बीमाधारी थोड़ी-थोड़ी धनराशि बीमा प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी में जमा कराता रहता है। वो ना किस्तों में पैसा देता रहता है वो व्यक्ति जो अपना बीमा करवाता है, यानी बीमाधारी। यदि बीमे की अवधि पूर्व होने से पहले ही बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, यानी जिस व्यक्ति ने अपना बीमा करवाया है या साल समय पूरा होने से ही, यानी 20 साल का बीमा करवाया है जीवन बीमा, और 20 साल पूरा होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, यानी वो मर जाए अगर, तो उस समय तक जमा की गई किस्तों से बहुत अधिक रुपया उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाता है। मान लो जब उसने 20 साल का करवाया था और वो उसे 4,000 की किस्त हर साल भरनी थी, तो उसने 4 साल तक किस्त भरी, तो यानी 16,000 रुपये हो गए और वो उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया, ठीक है? तो उसको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे उसके परिवार वालों को, तो 16,000 ना मिल के उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है? तो उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है? तो ये होता है विनियोग, यानी हम किसी चीज़ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा मिलना ज़रूरी होता है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे जीवन बीमा के सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है कि जब हम बीमा करवा रहे हैं तो जो बीमा कंपनी है वो जो हमें बीमा पत्र देती है, यानी प्रमाण पत्र देती है, जो डॉक्यूमेंट देती है, एग्रीमेंट देती है, उसमें कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जो बीमा कंपनी को भी मान्य होती हैं और बीमा करवाने वाले व्यक्ति को भी माननी होती है, ठीक है? तो सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, कुछ नियम जो मानने ही मानने पड़ते हैं, तभी एक सफल बीमा हो सकता है। तो पहला है परम सद्विश्वास का सिद्धांत। सद्विश्वास का मतलब दोनों में विश्वास होना चाहिए, बीमा करने वाले में भी और करवाने वाले भी। यानी अगर बीमा करवाने वाला जो व्यक्ति है अगर कोई बात छुपा रहा है तो वो उसको नहीं छुपानी चाहिए। जैसे मान लो बीमा करवाने वाला व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है, उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है? और ये बात उसने बीमा करने वाली कंपनी को नहीं बताई, और मान लो कुछ सालों बाद ये बात बीमा करने वाली कंपनी को पता चल जाता है कि उस जिस व्यक्ति ने अपना बीमा करवाया उसको तो बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है? तो वो कंपनी चाहे तो उसका इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को या इस अनुबंध को समाप्त भी कर सकती है, तोड़ भी सकती है, पैसा नहीं देगी फिर। इसलिए बोलते हैं परम सद्विश्वास का सिद्धांत होना चाहिए, मतलब दोनों में से कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ना ही तो वो कंपनी जो बीमा कर रही है वो कुछ छुपाएगी, अपने नियम शर्तें सब कुछ बताएगी उस व्यक्ति को, और जो बीमा करवा रहा है व्यक्ति अपने जीवन का, वो भी अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताएगा कि वो अगर कोई बीमारी है उसे तो वो बताएगा, उसकी फैमिली में कोई बीमार है किसी बात से तो वो सब कुछ बताएगा, कुछ छुपाएगा नहीं। तो यानी परम विश्वास होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि बीमा अनुबंध के दोनों पक्षकारों द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है? दूसरा होता है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि जिस चीज़ का आप बीमा करवा रहे हो, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो, यानी जीवन बीमा करवा रहे हो, तो आप जिसका भी बीमा करवा रहे हैं, अपना करवा रहे हो या फिर मान लो कोई पति है वो अपनी पत्नी का बीमा करवा रहा है या फिर अपने किसी बेटे का बीमा करवा रहा है या बेटी का बीमा करवा रहा है, तो जिसका बीमा करवा रहा है उसका मतलब उसके अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान हमें भी होना चाहिए, और अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो हमें भी होना चाहिए, उसके साथ हमारा कोई संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने दोस्त का बीमा करवा रहे हो या अपने पड़ोसी का, ऐसे नहीं, आप उसका बीमा करवा सकते हो सिर्फ़ जिसके साथ आपका कोई संबंध है, ठीक है? इसका अभिप्राय यह है कि बीमा करवाने वाले व्यक्ति तथा बीमा की विषय वस्तु का मतलब होता है जिसका बीमा करवाया जा रहा है, जिस चीज़ का या फिर जिस इंसान का, के मध्य ऐसा संबंध होना चाहिए कि विषय वस्तु की सुरक्षा से बीमा करवाने वाले को लाभ हो। मतलब जिस चीज़ का हम बीमा करवा रहे हैं, अगर उसकी सुरक्षा से अगर लाभ हो रहा है तो वो लाभ हमें भी होना चाहिए। जैसे कोई अपने बेटे का बीमा करवा रहा है तो उसके बेटे का बीमा करवाने से उसकी सुरक्षा होती है, उसे फ़ायदा मिलता है, तो वो फ़ायदा हमें भी मिलना चाहिए। अगर कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान हमें भी होना चाहिए, ठीक है? यानी हम जैसे पड़ोसी का करवाएँगे, पड़ोसी की मृत्यु हो जाए तो हमें तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, और उससे कोई फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा हमें नहीं होगा, उसे ही होगा। तो मतलब उसका इंसान का बीमा हो सकता है सिर्फ़ जिसके नुकसान होने से हमें भी नुकसान हो, जिसका फ़ायदा होने से हमें भी फ़ायदा हो।
ठीक है, मतलब कोई संबंध होना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं बीमा योग्य हित का सिद्धांत, यानी बीमा करने के योग्य वो होना चाहिए। तो हमने सिद्धांत पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे जीवन बीमा के पत्रों के प्रकार। जो जीवन बीमा होता है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, देखो आपकी बुक में हेडिंग हाईलाइट करके दिखा रखा है, मैं आपको वैसे ही पढ़ा देती हूँ कि कैसे कैसे हम, मतलब जब बीमा होता है जीवन बीमा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो पहला होता है आजीवन बीमा पत्र। आजीवन, देखो नाम से पता चल रहा है, आजीवन यानी जीवन भर के लिए होता है वो, कि मतलब इंसान के जो पैसा होता है वो इंसान के मरने के बाद ही मिलता है उसको, नहीं पूरे जीवन भर का होता है। ठीक है, कि पूरे जीवन का वो बीमा करवाता है कि जब वो मर जाएगा तभी उसके उत्तराधिकारी को पैसा मिलता है, उसको जीते जी पैसा नहीं मिल सकता। उसे बोलते हैं आजीवन बीमा पत्र। देखो पहला होता है सीमित प्रीमियम वाला आजीवन बीमा पत्र। बीमाधारी बीमा की धनराशि अपने जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब होता है आजीवन बीमा पत्र की बीमाधारी जो जितने पैसे का बीमा करवा रहा है वो अपने जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, उसके मरने के बाद ही वो पैसा मिलता है उसको। ठीक है, या फिर उसको उत्तराधिकारी को। सीमित प्रीमियम वाला आजीवन बीमा पत्र में प्रीमियम देने की अवधि निश्चित होती है, निश्चित अवधि के बाद प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब होता है सीमित प्रीमियम वाला आजीवन बीमा पत्र, मतलब कि जो जब वो व्यक्ति अपना आजीवन का बीमा करवाता है तो बीमा करने वाली कंपनी एक समय तय कर देती है कि आप इतने साल तक ही किस्त दोगे, उसके बाद आपको किस्त देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो उसने 20 साल का करवाया, पूरे जीवन का करवाया सॉरी, और वो कंपनी ने बोला कि आप अपने आने वाले 15 साल तक ही किस्त देना, उसके बाद आप नहीं मत देना, और हम आपके मरने के बाद आपका सारा पैसा अपने किसी फैमिली मेम्बर को दे देंगे। इसे बोलते हैं सीमित प्रीमियम वाला आजीवन बीमा पत्र। सीमित मतलब एक समय तक रुक जाता है, लिमिट होती है सिर्फ, कि वो सिर्फ इतने समय तक ही किस्तें देगा, उसके बाद नहीं देगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सीमित प्रीमियम वाला आजीवन बीमा पत्र। मतलब उसमें समय तय हो जाता है कि इतने साल तक ही आपको किस्त देने की ज़रूरत है, इतने साल के बाद आपको किस्त देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला है साधारण आजीवन बीमा पत्र, जिनमें बीमाधारी अपने पूरे जीवन तक प्रीमियम का भुगतान करता है। साधारण आजीवन बीमा पत्र क्या होता है, जिसमें जो व्यक्ति अपना जीवन बीमा करवाता है पूरे जीवन का, वो पूरे जीवन जब तक वो जिंदा रहता है वो किस्त चुकाता रहता है। ठीक है, किस्तों के भुगतान करता रहता है। प्रीमियम मतलब किस्त, वही कि उसका भुगतान करता रहता है। एक प्रीमियम वाला बीमा पत्र जिसमें केवल एक ही बार जीवन में प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। देखो नाम से है ना, एक प्रीमियम वाला, सिर्फ एक ही किस्त में उसको पूरा पैसा देना होता है। जितना भी मान लो 50,000 के करवा रहा है, 1 लाख का करवा रहा है, जितना भी कंपनी बोलेगी पैसा देने के लिए, वो एक ही बार में दे देता है, फिर वो नहीं देता है पूरे जीवन। फिर वो पैसा वापस कब मिलेगा, बढ़कर जब वो इंसान मर जाएगा। ठीक है, तब वो समझ आ गया ना आजीवन बीमा पत्र क्या होता है। ठीक है, दूसरा प्रकार है इसका बंदोबस्ती बीमा पत्र। जो इसका मतलब क्या होता है, बंदोबस्ती बीमा पत्र का मतलब होता है जीवन बीमा पत्रों का यह सबसे अधिक प्रचलित है, यानी आजकल जो लोग करवाते हैं वो इसी तरह का करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए बीमा करा जाता है। इसमें मतलब ये होता है कि जब हम बीमा करवाते हैं तो समय तय कर लेते हैं पहले ही कि इतने समय के लिए बीमा करवाना है हमें, मान लो 20 साल के लिए करवाना है, 30 साल के लिए करवाना है, यानी समय तय कर लेते हैं पहले ही इस तरह के बीमा पत्र में। ठीक है, पहला पढ़ते हैं साधारण बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र, जिसमें यह बीमा निश्चित अवधि का होता है, अवधि पूर्ण होते ही धनराशि प्राप्त हो जाती है। यानी साधारण बंदोबस्त जीवन पत्र में क्या होता है कि जो व्यक्ति अपना जीवन का बीमा करवा रहा है वो समय तय कर लेता है पहले कि मुझे 20 साल का करवाना है, और 20 साल तक अगर वो व्यक्ति जिंदा रहता है तो वो पैसे 20 साल के बाद उसको मिल जाएंगे, और अगर 20 साल से पहले ही अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को पैसे मिल जाते हैं, यानी समय होने के बाद उसको पैसे मिल जाते हैं। और इसमें क्या होता है बंदोबस्ती बीमा पत्र में कि साधारण बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र में समय तय होता है कि इतने साल के लिए वो बीमा कराया जा रहा है। ठीक है, यह आजीवन के लिए नहीं होता है। दूसरा क्या है, यदि बीमाधारी की मृत्यु निश्चित अवधि से पूर्व होने पर बीमा पत्र की राशि उसके आश्रित को मिलती है, यानी जो निश्चित समय तय किया गया था, अगर उससे पहले वो मर जाता है व्यक्ति तो उसकी जितनी भी राशि हो, जितना भी पैसा होगा वो उसके आश्रितों को मिल जाती है, यानी उसके उत्तराधिकारी यानी बेटे बेटी या फिर उसकी पत्नी को। परंतु यदि बीमाधारी उस तिथि तक जीवित रहता है तो उसे बीमा पत्र की राशि दुगने के बराबर भुगतान प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो उसने 20 साल के लिए बीमा करवाया था 50,000 का। ठीक है, और उससे वादा किया गया था कि 20 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, और 20 साल तक अगर वो ज़िंदा रहता है, यहाँ तक कि अगर वो 20 साल से पहले ही मर जाता है तो उसको वो 2 लाख रुपए उसके उत्तराधिकारी को मिल जाएंगे, यानी उसके बेटे किसी को मिल जाएंगे।
और अगर वो 20 साल तक ज़िंदा रहता है, उस समय तक ज़िंदा रहता है, उस तारीख तक वो ज़िंदा रहता है, तो उसको 2 लाख नहीं बल्कि दुगने करके देंगे, यानी 4 लाख रुपए देंगे, ठीक है? दुगने के बराबर भुगतान प्राप्त होते हैं, 4 लाख रुपए देंगे। दुगनी राशि प्राप्त होने के कारण ही इसे दोहरा बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र कहते हैं, ठीक है? दोहरा, याद रखना कि दोहरा बंदोबस्ती बीमा पत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जब कि मतलब अगर जितने साल के लिए बीमाधारी अपना जीवन बीमा करवाता है, अगर उस समय तक वो ज़िंदा रहता है, तो उससे दुगने के बराबर पैसा प्राप्त होता है और दुगना पैसा मिलता है, इसीलिए इसे दोहरा बंदोबस्ती जीवन पत्र कहा जाता है, ठीक है? अगला है विलंबित बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र। देखो विलंबित मतलब नाम से विलंबित मतलब लंबा, देर से मिलता है। इसमें क्या होता है, जिसमें बीमा की राशि का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद ही होगा, चाहे मृत्यु पहले ही क्यों ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि जैसे उसने 20 साल के लिए बीमा कराया था, तो अगर उसने विलंबित बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र कराया है, इस नाम का बीमा पत्र अगर उसने कराया है अपनी लाइफ का, मान लो उसने 20 साल के लिए कराया है, भले ही वो 20 साल से पहले मर जाए, लेकिन पैसा उसको सिर्फ 20 साल के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता है। बाकी में था ना कि अगर वो उतने समय से पहले मर जाता है तो उसके घर वालों को पैसे मिल जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा, उसे समय के बाद ही मिलेगा, जितना समय तय किया गया है उतने समय के बाद ही मिलेगा। उसे क्या कहते हैं? विलंबित बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जीवन बीमा पत्र क्या होता है, ठीक है? तो जिस तरह से मैंने लिखा आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इससे आगे अग्नि बीमा पत्र, सामुद्रिक बीमा पत्र और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे पढ़ाऊँगी, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ईज़िली मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।